क्या रेजिस्टेंस विजिबल है? आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, तो रेजिस्टेंस मैंने आपने जैसे आपने पहले भी मुझे बताया था कि रुकावट, बेसिकली अगर एक वर्ड को हम बोले ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इन केस ऑफ करंट या कंडक्टर में कैसे होता है वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था कि ये एक ऑपोजिशन होती है जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर के, उसके बीच में रुकावट ही बोल सकते हो आप, ठीक हो। तो इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफर ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वही ऑफर करता है रेजिस्टेंस को, जो फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है। एज द चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए कंडक्टर, जैसे चार्ज पार्टिकल जो क्या करते हैं, मूव करते हैं कंडक्टर में, दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद ईच चार्ज कैरियर, ठीक है। वो हर एक चार्ज कैरियर के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पहली लाइन ये है कि पहली लाइन तो ये कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट एक कंडक्टर में। दूसरी लाइन में ये लिखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। अब तीसरी लाइन ये लिखी है कि एज द चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू द कंडक्टर, जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं कंडक्टर में से, दे कोलाइड विद अदर चार्ज पार्टिकल, वो दूसरे अदर चार्ज कैरियर के साथ भी कोलाइड करते हैं। अब उससे क्या होता है, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कंडक्टर थस इंपिडेंस द करंट फ्लो, वो क्या करेंगे, वही कंडक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वही रिकॉर्ड जो है फ्लो, करंट के फ्लो में रिकॉर्ड है। इंपिडेंस मींस रिकॉर्ड या स्टेडली कम कर देते हैं, ठीक है, स्लो, तो रिटेडली उसको स्लो कर देते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं फ्लो ऑफ करंट में, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मींस वोल्टेज जब देते हैं, द इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे वो एक्सिलरेट हो जाएंगे, किससे होंगे, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होंगे, थस एस्टेब्लिश, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। The electrons suffer collision with the atoms of the conductor and attain a net constant velocity, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका कोलिजन होगा किसके साथ, एटम्स के, जो कंडक्टर के एटम्स हैं उनके साथ कोलिजन होगा और वो एक नेट कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेंगे, ठीक है। द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कोलिजन inhibits the free and fast moving of acceleration electron, जो रेजिस्टेंस कोलिजन की वजह से वहां प्रोड्यूस हो रहा है वो इनहिबिट करेगा, मतलब रोकेगा। इनहिबिट का मतलब है रिकॉर्ड प्रोड्यूस का, रोकेगा वहां पे फ्री एंड फास्ट मोशन ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जो वहां पे एक्सेलरेटेड या मोशन में जो आगे थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मोशन में, उनको वो इनहिबिट मीन रोकेगा वहां पे, ठीक है, रुकावट डालेगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर ए कंडक्टर आर इज इक्वल टू एम, अगर ये आपने 12th में पढ़ा हो कि आर इज इक्वल टू एम by n each square t l, where m is and e are the constant for the electrons, ठीक है। l is length of the conductor and a is the area of cross section of the conductor, ठीक है। और जो a है वो area of cross section of conductor है, and n is the number of free electrons, ठीक है। n क्या है, number of free electron है in a giving material of conductor, जो कंडक्टर दिया उसमें जो number of free electrons है वो t is equal to temperature, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक में सेम रहता है क्या? जितेंद्र दोबारा पूछो। क्वेश्चन मेरा ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हर एक किसी कंडक्टर के लिए सेम रहते हैं क्या? नो सर। नो सर। किस पे बेस करते हैं ये? आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ना, इलेक्ट्रॉन किस पे बेस, किस पे करते हैं ये, किस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता, अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या रीजन क्या है कि हर एक मटेरियल में डिफरेंट होते हैं, मतलब हर एक कंडक्टर में डिफरेंट होते हैं। सर ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, ग्रेट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बेटा, ग्रेट। नेक्स्ट रोहित। यस सर। बेटा अभी समझ आ रहा है, क्लियर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अगर आपको देखो अभी आपका जो ये लेक्चर है ये रिपीट भी होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं जितने भी हैं, ये आपको जो रिपीट क्लास भी होगी आपका, ठीक है। आपको उसमें जो बेसिक्स फर्स्ट से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तो ये आपके इनके साथ क्लास है, तो अभी यहाँ पे आप कैच करो, अगर कोई क्वेश्चन आपका बीच में आता है, कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो आप पूछो, ठीक है। ठीक है सर। ओके,
सो फैक्टर्स फॉर विच रेजिस्टेंस डिपेंड, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, लास्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, सुधांशु, यस सर। कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे कंडक्टर? मैंने फैक्टर बताया था कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, नंबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या होगा? लेंथ ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा? सर लेंथ तो उसकी मतलब जितनी वायर की लेंथ अगर ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा, या कम होगी ज्यादा होगी, ये बताइए। ज्यादा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, और कोई? ठीक है, और नेक्स्ट, और कोई? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस आप हिंदी में समझाओ अभी बच्चों को। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ओके, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है सुधांशु, ये याद रखना आप। जो लेंथ जो होती है ना, मैं आपको रिपीट भी कराऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर के। सो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 जैसे थी लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स लेंथ। जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बेटा ये चीज क्लियर रखना अभी। मैं इसलिए मैं जो लेक्चर ये मैं रिपीट करा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई डाउट ना छूट जाए, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर ए लॉन्ग वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द शॉर्ट वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमने ये बोला कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो डायरेक्ट, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ का, ठीक है। अगर जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जितनी शॉर्ट वायर होगी उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। स्मार्ट, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस जो मोटाई या मतलब वायर जो होती है उसकी जो कवरिंग होती है ना, वो कवरिंग और मिलाकर जो वायर की थिकनेस और थिकाई, मोटापा और पतला, वो चीज कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या फैक्टर पड़ता है, तो वो चीज हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर वेरीज इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बोल रहा है जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली वेरीज करता है, इनवर्सली होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब उसमें क्या था डायरेक्टली, अब अगर इसमें इनवर्सली होगा तो इसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। मींस थस द थिन वायर विल हैव हायर रेजिस्टेंस देन द थिक वायर। इट मींस जितनी पतली वायर होगी इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी मोटी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस जो है कम होगा, ठीक है। यही चीज है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है, जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मींस जितना ज्यादा आपका जो वायर होगी पतली होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी वायर मोटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, देयरफॉर द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस इसमें डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के हिसाब से कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग उसका कंडक्टिविटी लेवल कितना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज होगा उसी के साथ साथ जो है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हो उसके साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये तो 4 फैक्टर जो आपको रेजिस्टेंस जिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब combinations of resistance to get a required amount of resistance, take a combination form of resistance। basically अगर आपको एक certain amount of resistance कोई चाहिए तो आपके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 बेसिकली जैसे आपने मुझे कल भी बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। अगर प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था तो 2 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम पहले रेजिस्टेंस सीरियल फिर पैरेलल भी अभी इसमें आएगा। द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑफ
ऑल ऑफ देम। ठीक है, हम तब रेजिस्टेंस को कहेंगे कि वो कनेक्टेड है सीरीज में जब जो उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम हो जितने भी रेजिस्टेंस में सीरीज में 1 2 3 जितने भी हैं, मान लो उनमें से करंट जो है सेम पास कर रहा हो। ओके, अब अगर हम बात करें कंसीडर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इन तीनों की हम बात करें और ये तीनों कनेक्टेड किस में है, सीरीज में, विद ईच अदर एज शोन इन फिगर, जैसे हम मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया, दैट इज द R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये तीनों जो है सीरियल में कनेक्ट है। ठीक है बेटा, सीरियल में है ये। एंड द Yes, sir. करंट अगर हम देखें आई सेम है सबके लिए, कोई डिफरेंस तो है नहीं, सेम एक ही करंट फ्लो कर रहा है तीनों में से। सो दिस इज द एक डायग्राम फॉर द रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर बात करें लेट करंट आई फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है, एक करंट आई जो है उन सब में से फ्लो कर रहा है। इफ V1 V2 V3 आर डिफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, अगर V1 पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, वोल्टेज मान लो आपने जो हमने अप्लाई किया है, दैट इज द V1 V2 एंड V3। ओके, जस्ट सम, ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये बेसिकली इक्वेशन अगर आपको पूरी देखी जाए तो इक्वेशन हमें एग्जाम में आपको कभी की इक्वेशन नहीं आएगी, आपको कोई भी रेजिस्टेंस निकालना नहीं है किसी चीज का, बस ये इक्वेशन है जो आपको देखनी है। ठीक है, दैट इज द V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। if R is the resistance of the combined total potential difference V across the whole of the combination, that is V is equal to IR, so since V is equal to V1 plus V2 plus V3, अगर I को R देख लें तो IR इज टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। फिर अगर IR को हमने अब IR इज इक्वल टू I कहे तो R1 प्लस R2 प्लस 3 एंड इक्वल टू, मतलब R जो है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 3। इसका पूरा कहने के इक्वेशन का मीनिंग क्या है, आप मीनिंग इसका यही है कि इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच, अगर हम नंबर ऑफ, मतलब जितने भी नंबर ऑफ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करें सीरीज में एक दूसरे के साथ, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल, जो नेट हमें रेजिस्टेंस जो मिलने वाला है वो सबका सम होगा। ठीक, मींस R इज इक्वल टू जो पूरा हमारा रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज द जनरल इक्वेशन। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस में ये याद रखना है सीरियल में क्या होता है, सीरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, क्या होगा? वोल्टेज एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। ग्रेट, ओके ओके, ठीक है, सही का सबका ये आंसर है। यस सर। ओके Yes, ग्रेट, ओके ग्रेट, ठीक है, जस्ट मैं आपको डायग्राम भी शो करवा तो उसमें आपको शो करवाता हूँ। जस्ट अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल में देखा जाए, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी वायर इन पैरेलल इफ डिफरेंट करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम गेट एडिड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, अगर कंसीडर ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, a current I is divided into 3 parts flowing through the each of the resistance, that अगर हम if V is the difference, अगर हम बात करें that is the diagram of the resistance। अगर हम इसमें देखें जैसे हमने उसमें जो हमने देखा था, आपने डायरेक्टली मैंने आपसे बात की थी कि उसमें जो करंट था, अगर यहाँ पे हमें R1 देखे, यहाँ पे क्या कनेक्ट था, वहां पे जहां पे ये R1 है, यहाँ पे क्या चीज कनेक्ट हो रही थी, V1। अब अगर इसी को हम ये R1 मान लेते हैं, अगर इसी को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे आगे, मतलब मान लो ये R1 है, इसके आगे अगर हम R2 कनेक्ट कर देंगे, जस्ट लाइक जहां पे ये कर्सर मूव हो रहा है, तो ये सीरियल में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको ऊपर V2 आ जाएगा। तो यही चीज है, इसमें डिफरेंस यही है कि जितने करंट है एक के ऊपर आएगा। ठीक है, टोटल जो है 3 करंट है। ये है रेजिस्टेंस की डायग्राम। आपको इसमें कुछ भी नहीं, अगर डायग्राम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये डायग्राम ड्रा कर सकते हो। ओके, तो याद रखना है आपको सिर्फ पोजीशन के, सीरियल में कैसे करंट को, सीरियल में रेजिस्टेंस को कैसे अटैच किया जाता है और पैरेलल में कैसे किया जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलें। रोहित। सर यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। थोड़ा बेसिक्स और है, एक स्लाइड वो पढ़ाते हैं आज और एक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट।
इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, यस सर। सो बेसिकली Yes, करंट sir. की इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द करंट इंटेंसिटी? एम्पियर। एम्पेयर, ठीक है। सो बेसिकली इसमें वही छोटे छोटे वर्ड्स हैं हमारे, एम्पेयर क्या है, वॉट क्या है, ये सब चीजें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I is the rate of flow of electron through a conductor per second. बेसिकली सबसे पहले क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द करंट की अगर हम बात करें, दैट इज द डिनोटेड बाय I, वो क्या चीज है, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पर सेकेंड जो है फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर में से, थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। अगर बात करें हम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में एक कंडक्टर में से फ्लो कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको इंटेंसिटी ऑफ द करंट बोला जाता है, ठीक है। बेटा क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो वही सिंपल डेफिनेशन है, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर पर सेकंड। इसको हम कह सकते हैं रेट है जिस रेट पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं कंडक्टर से पर सेकंड, एक सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर, और इसके लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज द एम्पेयर। कौन सा एम्पेयर यूज होता है इसमें? बेसिकली अगर बात करें तो मिली एम्पेयर्स, ठीक है, तो मिली एम्पेयर्स यूज किया जाता है। तो एम्पेयर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द करंट। याद रखना, मेजरमेंट ऑफ द करंट इंटेंसिटी के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज द एम्पेयर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एन एम्पेयर इज, अब ये एम्पेयर क्या चीज है, अगर बेसिकली इसके बारे में पढ़ें, एन एम्पेयर इज दैट अनवेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। एम्पेयर एक ऐसी जो चेंज ना होने वाली स्ट्रेंथ है करंट की, विच व्हेन flowing through two parallel wires placed 1 meter apart in vacuum produce between the force of 2 into 10 की power minus 7 Newton मीटर ऑफ द लेंथ। बेसिकली एम्पेयर को क्या कहते हैं कि एम्पेयर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो चेंज नहीं होती, ठीक है, अनवेरिंग है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जब वो फ्लो करती है दो पैरेलल वायर से जो कि 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं इन ए वैक्यूम। अगर इस वैक्यूम में रखें तो वो क्या करेगी, प्रोड्यूस बिटवीन देम फोर्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज 2 into 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द, ये डेफिनेशन जो है बेस्ड है अलोंग द मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस कौन करता है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर, सो दैट इज द एम्पेयर। सो एम्पेयर में अगर आपको हिंदी में फिर से डिक्टेट करा रहा हूं कि एम्पेयर क्या है, ऐसी अनवेरिंग अनचेंजिंग स्ट्रेंथ होती है करंट की जो फ्लो करती है बिटवीन दो पैरेलल वायर्स, ठीक है। पैरेलल आपको जैसे अभी मैं रेजिस्टेंस बताया था, अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए, थोड़ा ऊपर रख के, तो 1 मीटर की दूरी पे रखा है और वो भी वैक्यूम में, और वो प्रोड्यूस करती है फोर्स जिसकी जो वैल्यू है 2 into 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर पर, ठीक है, ऑफ द लेंथ है, ठीक है। और ये डेफिनेशन जो है वो बेस्ड है मैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डेफिनेशन किस पे बेस्ड है, अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर। याद रखना ये चीज। 1 एम्पेयर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कॉलम। अब 1 कॉलम क्या है ये भी डिस्कस करें आगे। 1 एम्पेयर को हम बोलते हैं इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कॉलम, दैट इज 6.26 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। इन मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी द यूनिट ऑफ करंट मोस्टली यूज द मिली एम्पेयर एंड विच इज 1/10 ऑफ द एन एम्पेयर, जो कि 1000 का एक हिस्सा मान लो आप एम्पेयर का होता है, ठीक है, जो मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी यूज होते हैं। अब देखो हमें कहाँ पे जरूरत पड़ी ये एम्पेयर, और अगर बात करें हम एम्पेयर और करंट इंटेंसिटी की कहाँ जरूरत पड़ रही है, अब यहाँ पे जो लाइन है आपकी इन मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज हमें यहाँ पे कंसीडर कर पड़ रही है। यही रीजन है कि हमें एम्पेयर के बारे में पता होना चाहिए, मिली एम्पेयर के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रही है तो आप फर्दर जब आप पेशेंट देखने जा रहे हो तो आप डील करोगे इलेक्ट्रोमोडिलिटीज के साथ। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आप ऐसी मशीनों के साथ डील करने जा रहे हो जिसमें से करंट पास होगा। अब वो कन्वर्टेड फॉर्म में होगा वो अलग की बात है, बट उसमें कौन सा यूनिट होगा, क्या चीज होगी, ये चीजें आपको बेसिक्स, तो इसीलिए आपको मिली एम्पेयर जो है यूज होता है बेसिकली मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 1/10 ऑफ द एन एम्पेयर की में से 1000 में से मतलब एक मान लो आप, दैट इज द वैल्यू ऑफ मिली एम्पेयर। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है 1 कॉलम। अब 1 कॉलम आ गया वहां पे जो ऊपर डेफिनेशन। 1 कॉलम इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच पासेस एनी गिवन पॉइंट इन अ सर्किट। 1 कॉलम को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की वो पास कर रही है एनी गिवन पॉइंट इन ए सर्किट, जो एक
सर्किट जो दिया है उसमें से जो पॉइंट पास कर रही है, दैट इज द नोन एज द वन कॉलम। व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, अगर हम बात करें जब एक करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है फॉर 1 सेकेंड के लिए, इट्स इक्विवेलेंट टू इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो वन कॉलम की वैल्यू जो कितनी है 6.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कॉलम को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? एनीवन, कोई भी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रही है एक जो एक पॉइंट से पास होती है सर्किट में, ठीक है? सर्किट में। ओके ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं वोल्ट। वोल्ट क्या चीज होती है? वोल्ट किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज वोल्ट? अगर ऐसे हम बात करें, करंट और ईएमएफ के बीच के अंदर जो रिलेशनशिप होता है, सो एज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है? जैसे अब डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड ईएमएफ। ईएमएफ क्या चीज है? मैंने बहुत बार बताया, बट ओके ग्रेट फोर्स। ग्रेट, ठीक है। सो एज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड, जैसे ये बोल रहा है कि वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है करंट और अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। द अप्लाइड ईएमएफ इन वोल्ट्स शुड बी मेजर्ड एज एन इनडायरेक्ट मेजर, ठीक है? जो अगर हम बात करें जो अप्लाइड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो वोल्ट में, वो शुड बी मेजर्ड एज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ करंट इंटेंसिटी, वो इनडायरेक्ट मेजर होता है करंट इंटेंसिटी का। 1 volt is that EMF which when applied to a conductor with a resistance of 1 ohm produce a current of 1 ampere। अगर 1 volt को that is the अगर is that EMF जो है अप्लाई करें हम कंडक्टर को, जो रेजिस्टेंस है 1 ohm का, ठीक है, प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर का, ठीक है? वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट जो 1 एम्पेयर का वो करंट प्रोड्यूस करेगा। जूल्स। एज एनी चेंज दैट इज अप्लाइड टू द कंडक्टर प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, ठीक है? कोई जैसे एनी करंट जब वो अप्लाई करते हैं, कोई भी करंट हम जब अप्लाई करते हैं टू द कंडक्टर, ठीक है, जब हम कंडक्टर में करंट अप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है वहां पे? थर्मल एनर्जी, ठीक है? व्हाट इज थर्मल एनर्जी? दूसरा क्या बोल सकते हैं हमको थर्मल एनर्जी को? दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको हम? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ? कोई भी स्टूडेंट, जितेंद्र, प्रियांशी, हिंदी में किसी को भी पता हो? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल। रजनीश और हीट। हीट, ठीक है ठीक है, ग्रेट। हीट, जूल्स तो पहले बोल रहे बेटा। हीट देखो, बेसिकली मैं आपको पहले भी ये 2-4 बार बता चुका हूँ, थर्मल इफेक्ट्स मतलब हीट इफेक्ट्स, ठीक है? आप उसको हीट बोल सकते हो, बेसिक वर्ड, ठीक है? ओके ग्रेट, ओके सर। ओके ठीक है। सो जस्ट डिस्कस करते हैं, एज एनी करंट दैट इज अप्लाई टू द कंडक्टर प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, ठीक है? कोई भी करंट अगर हम अप्लाई करेंगे कंडक्टर को तो वहां पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस का मींस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इन जूल्स प्रोड्यूस कैन बी टेकन एज द मेजर ऑफ करंट एनर्जी। अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी जो जूल्स में है वो प्रोड्यूस होती है, हम उसको एज ए मेजर ऑफ करंट एनर्जी का ले सकते हैं, ठीक है? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज टेकन एज द मेजर ऑफ वर्क डन, ठीक है? 1 जूल ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हम लेते हैं एज ए वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब क्या होता है, फोर्स जो 1 न्यूटन की फोर्स वो एक्ट करती है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है? तो 1 जूल एनर्जी हमें वो वहां पे वो मिलती है, ठीक है? तो बेसिकली 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 जूल की जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज टेकन एज द मेजर ऑफ वर्क डन। जो हमें जब काम पूरा हो गया, डन हो गया, हमने वो लिया है, दैट इज मीन्स अगर हम व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स जो लगाएंगे एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो दैट्स जो जूल हमें भी लेगी, दैट इज द 1 जूल्स हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है? वॉट, अब लास्ट वन इज द वॉट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए सिस्टम इट प्रोड्यूसेस सम वर्क, ठीक है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सिस्टम में से तो ये कुछ काम करता है वहां पे, ठीक है? प्रोड्यूस करता है कुछ काम।
द रेट ऑफ सच वर्क इज डन कॉल्ड पावर। जो वहां पे वो किस रेट पे वो काम हो रहा है, ठीक है, उसको हम वर्क, कौन सी रेट पे वो काम हुआ, मतलब कौन सी स्पीड पे, तो दैट इज नोन एज पावर, विच इज मेजर इन वाट्स। जो हम पावर को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज नोन एज वाट, ठीक है। अब 1 वाट कितना होता है? 1 वाट इज द पावर ऑफ एनी सिस्टम वेयर एन ईएम ऑफ 1 वोल्ट मूव्स 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर 1 वाट अगर हम पावर देखें किसी एक सिस्टम का, तो जब वेयर एन ईएमएफ, अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ मूव करे 1 कॉलम को ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन 1 सेकेंड, so that definition, that is the power watt equal to EMF into volt to current ampere, so that is the 1 watt अगर आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो किलोवाट्स इज द ब्रिटिश यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है। किलोवाट जो किलोवाट्स आवर जो है ये ब्रिटिश जो यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, विच इज द एनर्जी नीडेड टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ 1000 वाट्स ऑफ पावर फॉर 1 आवर। ये क्या है? ये एनर्जी जो चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए हमें 1000 वाट्स पावर का 1 आवर में, 1 आवर्स की बात कर रहे हैं। एंड इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहाँ यूज हो रही है? अब जब हम इलेक्ट्रिक बिल्स बनाते हैं तो वहां पे जो हम एनर्जी यूज, कौन सी यूनिट यूज होता है बेटा? वहां पे कौन सा यूनिट यूज होता है? किलोवाट। किलोवाट्स। याद रखना, अब ये वाट का यूज आपके डेली लाइफ में भी आ गया, तो ये चीज याद रखना, कभी भी कोई पूछ सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम जनरेट होते हैं तो उसमें कौन सा यूनिट यूज होता है। बेसिकली हर एक चीज के अलग यूनिट है, तो आप यूज सकते हो वाट या किलोवाट्स जो है यूज किया जाता है इसमें। KWH। KWH, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा इसमें? No, sir. ओके, सुधांशु, प्रियांशी? नो सर। नो सर। ओके, जस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चन, जस्ट आप लोग ऑनलाइन ही रहना 2 मिनट्स, आई विल जस्ट अपलोडिंग द क्वेश्चंस।